हाँ तो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाला में। और जहाँ हमने चर्चा की कि कांग्रेस का विकास, कांग्रेस पार्टी का उद्भव किस तरह हुआ। और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे उदारवादी चरण की, कि कांग्रेस में शामिल होने वाले उदारवादियों की नीतियाँ क्या थी, उनके कार्य क्या थे और उनके कुछ प्रमुख नेताओं के नाम भी हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं उदारवादी चरण। 1885 से लेकर 1905 तक के जो काल है तक का जो काल है उसे उदारवादी चरण कहा जाता है। तो उदारवादियों का जो विश्वास था, एक हेडिंग हमने डाली यहाँ पे, पॉइंट बनाया विश्वास। तो उदारवादी इस बात में विश्वास रखते थे कि सरकार की न्यायप्रियता, मतलब उदारवादी ये समझते थे कि सरकार न्यायप्रिय है, अंग्रेजी सरकार के अंदर ही भारत का विकास होगा। ये उदारवादियों की सोच थी। ब्रिटिश सत्ता के प्रति स्वामी भक्ति, अपने ज्ञापन और प्रार्थना पत्र में सरकार की प्रशंसा, सरकार का खुले शब्दों में विरोध नहीं करते थे। ये पहले प्रशंसा करते थे और फिर वहीं कहीं कुछ शब्दों में, कुछ बिंदुओं के रूप में सरकार का विरोध भी करते थे, लेकिन वो खुला विरोध नहीं करते थे। और अब देखते हैं, तो अब देखते ये एक पॉइंट है कि समाचार पत्रों की वजह से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। समाचार पत्रों में आर्टिकल छापने के लिए सबसे पहले जेल में जाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अब उदारवादियों की कार्य प्रणाली की बात की जाए तो उदारवादी, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, कि उदारवादी किस तरह अपने कार्य करवाने के लिए आगे आते थे। तो वो याचना पत्र देते थे अंग्रेजों को, पत्रिकाएं निकालते थे, प्रार्थना पत्र, मांग पत्र भेजते थे। वर्ष में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता था। अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया जाता था, स्मरण पत्र दिया जाता था, शिष्टमंडल भेजा जाता था। समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मांग की जाती थी, सदस्यों के प्रति जनमत तैयार किया जाता था, संवैधानिक तौर तरीके का प्रयोग किया जाता था। तो जनमत के लिए विदेशों में संस्थाएं स्थापित करने का काम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने जनमत के लिए विदेशों में संस्थाएं स्थापित करने का काम किया। और हुआ क्या कि 1887 में लंदन में भारतीय सुधार समिति नामक संगठन की स्थापना हुई। 1888 में जॉन डिग्वी की अध्यक्षता में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था इंडिया, है ना। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। तो इस चीज़ का यह प्रकाशन हुआ। अब उदारवादियों की मांगे क्या थी? तो इनकी मांगे दो प्रकार की थी, एक राजनीतिक मांग और दूसरी हम कहेंगे आर्थिक मांग। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम राजनीतिक मांग की। तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, ये पहला मांग था उदारवादियों का। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, अंग्रेजों की तरह शस्त्र धारण करने का अधिकार भी भारतीयों को प्राप्त हो, विधानसभा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाए, जो कि हमने पहले पढ़ा कि किस तरह काउंसिल लेजिस्लेटिव में भारतीय या उदारवादी नेताओं ने विस्तार की मांग की। आर्थिक मांग क्या थी? कि कृषि कर लगान में सुधार किया जाए, जो कि हमने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा, चुंगी कर को फिर पुनः शुरू किया जाए। कृषकों के लिए ऋण के लिए कृषि बैंक की मांग की जाए, क्योंकि देखिए जो साहूकार लोग होते थे उस समय, अगर किसान उनसे ऋण लेते थे तो वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स लेते थे, उस पर ब्याज टैक्स नहीं, ब्याज। तो ब्याज की वजह से वो कृषक उस लोन के नीचे दबे चले जाते थे। तो एक बैंक की मांग की है जिससे कृषकों को ऋण आसानी से मिल सके और उन्हें उस बात का दुख भी ना हो कि उन्होंने किसी से लिया है। सैन्य व्यय कम किया जाए, धन का निष्कासन समाप्त किया जाए, जो कि ब्रिटेन में जा रहा है। तो ब्रिटेन में जाने वाला जो धन था, वो जो निष्कासन किया बाहर किया जा रहा था, उसे बंद किया जाए। और अब हम देखते हैं भैया, नमक कर समाप्त किया जाए,
नए उद्योगों का विकास और नए उद्योगों का संरक्षण किया जाए। उपलब्धियाँ क्या थी कि 1886 में भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम भी पारित किया गया। 1896 में आर्थिक समीक्षा हेतु एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था क्या, वेल्बी आयोग। भारी जनमत तैयार किया, सभी राष्ट्रवादी नेताओं को एक मंच पर लाने में सफल रहे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा देश में राष्ट्रवाद एकता को फैलाया। दादा भाई नौरोजी लोगों तक धन बहिर्गमन का सिद्धांत पहुंचाने में सफल हुए। आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग कहा जाता है इसे। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस उदारवादियों के प्रति लोगों की विचारधारा। अब देखते हैं कि कांग्रेस के बारे में जो लोग थे वो क्या सोचते थे। तो कांग्रेस को राजनीतिक भिक्षावृत्ति करने का आरोप लगाया बाल गंगाधर तिलक ने। मतलब यहाँ पे हम ये चर्चा नहीं करने वाले कि कांग्रेस को लोगों ने बहुत अच्छा कहा है बहुत बुरा, उनके बारे में किन्होंने तर्क दिए, गलत कहा अपने आप में, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 20 वर्षों में कांग्रेस के कार्यों से हमें रोटी के स्थान पर पत्थर मिले, ये भी किसने कहा, लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, ये भी लाला लाजपत राय ने कहा। कांग्रेस का अधिवेशन शिक्षित भारतीयों का मेला है, ये भी लाला लाजपत राय ने कहा। और क्या कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। फिर कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों के शिशु के रूप में की गई है, रजनी पाम दत्त ने कहा ये चीज़। और वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा, बाल गंगाधर तिलक ने ये चीज़ कही। कांग्रेस को याचना संस्था कहा विपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस के सम्मेलन को 3 दिन का तमाशा बताया अश्विनी कुमार ने। अब देखते हैं कि कांग्रेस के प्रति सरकार का रवैया क्या रहा। देखिए कांग्रेस धीरे धीरे कांग्रेस में जब जनाधार बढ़ने लगता है तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं लोकप्रियता बढ़ने लगती है। तो लोकप्रियता बढ़ने की स्थिति में सरकार की क्या स्थिति थी वो हम देखते हैं। तो प्रारंभ में जब 1885 से 1887 तक देखते हैं तो सरकार कांग्रेस के प्रति तटस्थ रही। प्रथम अधिवेशन में सरकारी अधिकारी शामिल हुए। द्वितीय कलकत्ता अधिवेशन में डफरिन के कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दी। थर्ड अधिवेशन में मद्रास अधिवेशन में गवर्नर द्वारा स्वागत किया गया। अब होता क्या कि 1887 के बाद जो है वो चेंज होता है, बदलाव आता है। होता क्या है कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ने लगा, सरकार का रवैया बदल गया। डफरिन, कांग्रेस अत्यंत अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो कांग्रेस अत्यंत अल्प लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। 1890 से सरकारी कर्मचारियों को कांग्रेस अधिवेशन में जाने पर रोक। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही पार्टी कहा। लॉर्ड कर्जन ने, कांग्रेस अब मरने वाली है और मैं इसके शांतिपूर्वक समाप्ति में मदद करूंगा, लॉर्ड कर्जन ने कहा। सरकार का समर्थन सर सैयद खान की पार्टी की तरफ बढ़ गया। तो देखते हैं भैया कि सर सैयद अहमद खान की जो पार्टी थी वो क्या थी, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, है ना। अब देख लेते हैं कि जो ये नरमपंथी या उदारवादी विचारधारा के कुछ महत्वपूर्ण नेता, तो उनका नाम क्या होता है। पहले दादा भाई नौरोजी हैं, जिनके नाम पर ही इंडियन नेशनल यूनियन का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। गोपाल कृष्ण गोखले हैं जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। महादेव गोविंद रानाडे हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जो कि प्रथम अधिवेशन में अनुपस्थित थे। तो देखा जाता है कि रास बिहारी घोष हैं, बोस नहीं ये घोष है। फिरोज शाह मेहता हैं। बदरुद्दीन तैयब है जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी है, प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। WC बनर्जी। A.O. होम 1906 तक ये सचिव रहे थे। दिनेशा ए वाचा। तो ये कुछ 10 महत्वपूर्ण नरमपंथी विचारधारा के नेता थे जिनका हमने नाम लिया।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।